मूल अधिकार अपना 5 मूल अधिकार हमने पढ़ लिए थे और छठा मूल अधिकार अपना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में अपने पढ़ते हैं। 5 मूल अधिकार पढ़े, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और छठा मूल अधिकार हमने पढ़ना है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे अधिकारों की आत्मा कहा है। सीधा सा प्रश्न पूछ ले, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अधिकार को अधिकारों की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा छठा मूल अधिकार जो है उसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अधिकारों की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है और इस कारण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसको अधिकारों की आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है मूल अधिकारों से संबंधित। हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है, वो ये 5 रिट करने के बाद में अपने बात करेंगे। सबसे पहले 5 रिटें जारी कर सकती है, तो वो 5 रिट कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कार्पस भी कहा जाता है। हैबियस कार्पस, नाम दोनों याद रखने हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। सशरीर उपस्थित करना, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहलाती है। कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार न कर लिया हो, उस कारण ये रिट जो है वो जारी की जाती है कि जिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा, ताकि जो उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है उसकी गिरफ्तारी के कारणों का पता लगाया जा सके कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। और यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको न्यायालय निर्देश देगा कि उनको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अंतर्गत जो है वो जारी किया जाता है। इससे संबंधित एक मामला भी है जिसे हैबियस कार्पस वाद एडीएम जबलपुर वाद के नाम से भी जाना जाता है। हैबियस कार्पस वाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात 1975 की है, जिस समय भारत में आंतरिक शांति के आधार पे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। आंतरिक शांति के आधार पे आपातकाल जब लगा तो उस समय भारत में लोगों को जो है, जो भी सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा था उसको जेलों के अंदर डाला जा रहा। जनता को जेल के अंदर डाल दिया गया तो लोग कोर्ट तक पहुंचे और उस समय जो उच्च न्यायालय थे, लगभग 11-12 उच्च न्यायालयों ने जो है सरकार ने जिन लोगों को जेलों के अंदर डाला उनके लिए ये याचिका जारी की, हैबियस कार्पस याचिका, कि आपने जिन लोगों को जेल में डाला है, जबरदस्ती डाला है, अवैध रूप से उनको बंदी बनाया है और आप गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को छोड़िए। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा थप्पड़ सा था सरकार के लिए कि सरकार ने जिन लोगों को जेल के अंदर डाला और राज्यों के उच्च न्यायालयों ने ये कह दिया कि आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो गलत है, अवैध तरीके से आपने लोगों को गिरफ्तार किया है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको आप रिहा करिए, छोड़िए। तब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट जो 14 न्यायालयों ने जो निर्णय दिए थे उन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो पलट देती है।
और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने जो ये निर्णय दिया वो गलत है और सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी सही है। और उसको आज तक के भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट का सबसे काला दिन भी माना जाता है। और उस समय जिन न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया था वो न्यायाधीश बाद में काफी तरक्की की उन्होंने सरकार के समय में, इंदिरा गांधी सरकार के समय में। तो उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पलट दिया था, कहा भी गिरफ्तारियां सही है और ये हैबियस कॉर्पस रिट जारी करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो 1975 में ये घटना हुई, उसको हैबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछ ले कि जबलपुर एडीएम वाद किससे संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित मामला है वो। और आंतरिक शांति के आधार पर आपातकाल की जब घोषणा की गई तो एक तरीके की तानाशाही सरकार द्वारा जो की गई थी उससे संबंधित वो मामला है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हैबियस कॉर्पस वाद, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इसको, और इसका मतलब है सशरीर उपस्थित करना, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में उपस्थित करे ताकि उसकी गिरफ्तारी के कारणों का पता लगा सके कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। और यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया कहीं पे तो उसको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आज आपकी इच्छा ही नहीं हो, सर कह दे कि आपको जब तक रीट का एग्जाम है आपको यही रहना होगा, ठीक है, बाहर ही नहीं निकलना है सेंटर से, अपने संस्थान से बाहर नहीं जाना है आपको यहाँ पे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। तो उस समय ऐसी परिस्थितियों में यदि आप चाहो कि सर हमें अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो उस समय आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो जो है याचिका यहाँ पे हैबियस कॉर्पस जारी हो सकती है। ठीक है, तो वो गिरफ्तारी के कारणों का पता लगाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस वाद, हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो जारी की जाती है। दूसरी याचिका है मैंडामस परमादेश। मैंडामस परमादेश, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। मैंडामस परमादेश का अर्थ है आदेश देना। किसका आदेश देना? कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पे उपस्थित है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वो ये परमादेश मैंडामस रिट जारी कर सकती है। वो ये याचिका जारी कर, ये रिट जारी जो है वो कर सकती है, परमादेश मैंडामस। कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और उसके कर्तव्यों के पालन न करने के कारण नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये परमादेश या मैंडामस रिट जो है वो जारी कर सकती है। तीसरी याचिका है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रोकना। और चौथी याचिका अपने पढ़ते हैं उत्प्रेषण सर्सियोरी। उत्प्रेषण ये भी है रोकना। प्रतिषेध उत्प्रेषण दोनों समझना ढंग से। प्रतिषेध का अर्थ है कि ऐसे मामले जिसमें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई न्यायालय फैसले दे रहा है, तो उसके लिए ये याचिका जो है वो जारी की जाती है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा है, तब ये याचिका जारी की जाती है और कहा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय न दें। ऐसे मामले जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके लिए ये याचिका जारी की जाती है कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस मामले पर कार्यवाही न करें। तो अधिकार क्षेत्र से बाहर मामलों पर कार्रवाई के संबंध में याचिका जो जारी की जाती है वो प्रतिषेध है। उत्प्रेषण जो है वो जारी की जाती है लंबित मामलों से संबंधित ऐसे मामले जो
अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र में नहीं थे या कुछ समय से लंबित पड़े हैं, उन मामलों को उच्चतम न्यायालय जो है वो उसको कहता है कि आप इन मामलों को मेरे पास भेजिए। ये जो याचिकाएं जारी की जाती हैं वो उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। उच्चतम नहीं है, उच्चतर है। उच्चतर साधारण शब्दों में यदि समझे तो बड़ा न्यायालय जो है वो छोटे न्यायालय को ये निर्देश देता है, ये याचिकाएं जो है वो जारी की जाती है। ऐसा कोई मामला जो किसी निम्नतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है फिर भी वो उस पर कार्रवाई कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय उससे जो बड़ा ऊपरी न्यायालय जो है वो उसको निर्देश देगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये मामला नहीं है, आप इस पर कार्रवाई न करें। तो वो रिट तो कहलाएगी प्रतिषेध। और उत्प्रेषण कोई लंबित मामला है, उस पर ये जो उच्चतम न्यायालय है वो निर्देश देगा निम्नतम न्यायालय को कि जो लंबित मामले पड़े हैं उनको मेरे पास आप भेजिए, इसीलिए वो उत्प्रेषण रिट वहां पे जारी की जाएगी, सर्सियोरी प्रोहिबिशन। और अंतिम याचिका जो है वो है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो, अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो, किस अधिकार से, किस अधिकार से, अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो, किस अधिकार से। यदि कोई किसी पद को, सार्वजनिक पद को कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धारण किए हुए हैं तो उसके लिए याचिका जारी की जा सकती है कि आपने किस अधिकार से ये पद धारण किया है, और यदि वो साबित होता है वास्तविक रूप से उसने अवैध तरीके से वो पद धारण किया है तो उससे वो पद जो है वो खाली करवा लिया जाता है। ठीक है, तो वो क्यों वारंटो जो है वो कहलाती है। यदि किसी सार्वजनिक पद पे ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उस पद के लिए योग्य नहीं है तो वो क्या होगा, उससे संबंधित ये याचिका जारी हो सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, और उसके लिए वो जो है वो याचिका जारी करके उससे वो पद भी खाली करवाया जा सकता है। तो अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो, यदि किसी ने इस तरीके से पद, अवैध तरीके से कोई पद को, सार्वजनिक पद को धारण किए हुए तो उसको रिक्त करवाया जा सकता है इस अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो के माध्यम से। तो ये 5 प्रकार की याचिकाएं जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, किससे संबंधित, मूल अधिकारों के लिए। मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रच्छा है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है, तो 32 के माध्यम से करता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो अपना है, वो रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्तिशाली है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्तिशाली है कैसे, कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केवल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वो 6 प्रकार की याचिकाएं, 6 प्रकार की रिट जो है वो जारी कर सकता है। और छठी रिट जो है वो है इंजंक्शन, अंतरिम राहत। इंजंक्शन, अंतरिम राहत, छठी प्रकार की रिट जो है वो हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास इंजंक्शन रिट जारी करने की शक्ति नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 तो ये है और एक छठी रिट इंजंक्शन जो है वो भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इस कारण उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो 6 प्रकार की रिट याचिका जो है वो 6 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है, और सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में है। तो ये 5 प्रकार की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आर्टिकल जो है वो है अनुच्छेद 33।
अनुच्छेद 33 जो है 33, 34, 35 जिस प्रकार से हमने मूल अधिकार शुरू किए उस समय पढ़ा था आर्टिकल 12 और 13, वैसे ही 6 मूल अधिकार हमने पढ़ ली है संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक अनुच्छेद 32 तक। अब 3 आर्टिकल अनुच्छेद 33, 34, 35। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 जो है सेना, पुलिस, अर्धसैन्य बल, गुप्तचर एजेंसियां, इनके मौलिक अधिकारों में कमी हो सकती है। सेना, पुलिस, अर्धसैन्य बल, गुप्तचर, इनके मौलिक अधिकारों में कमी हो सकती है। संसद उनके लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकती है, कानून बना सकती है और इनके मौलिक अधिकारों में कमी होती भी है। आज आर्मी का जो जवान है या पुलिस का जो जवान है उसके लिए जितने हमारे पास अधिकार है उनके पास उतने राइट्स, उनके पास उतने अधिकार नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से प्रावधान यहाँ पे किया गया है कि उनके मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है। तो ये बात आर्टिकल 33 कहता है। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 जो है, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की बात करता है। मार्शल लॉ, सैन्य शासन। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या सैन्य शासन जो है उसकी बात करता है। जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू है वहां पे नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती हो सकती है। जिस क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो जाए, और एग्जांपल के लिए यहाँ पे यदि सैन्य शासन लागू हो जाए तो यहाँ पे नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और सैन्य शासन से यदि किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति होती है तो उसकी भरपाई जो है वो संसद द्वारा की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अपना गंगानगर जिला जो है वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है। बाई चांस ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध के आसार हैं और इस समय खेतों के अंदर फसलें भी है, तो सरकार को अपने युद्ध संबंधी जो भी तोप वगैरह, टैंक जो भी है वो बॉर्डर पे ले जाने पड़ेंगे। और इससे रास्ते के अंदर किसी भी प्रकार की यदि क्षतिपूर्ति होती है तो अपने उनको रोक नहीं सकते, हमारी फसल खराब हुई आप यहाँ से नहीं लेके जा सकते, वो लेके जा सकते हैं। वहां पे हमारे मूल अधिकारों की कटौती होगी, अनुच्छेद 34 कहता है। हाँ, उसकी भरपाई जो है करने के लिए नियम बना देगी कौन? संसद। उनकी भरपाई की जाएगी और संसद विधि के द्वारा उनकी जो भी नुकसान, क्षतिपूर्ति हुई है उसका भुगतान करने के लिए संसद कार्रवाई करेगी। तो ये बात कहता है अनुच्छेद 34। और अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा, न कि राज्यों के विधानमंडलों के पास। संसद ही मूल अधिकारों में यदि किसी भी प्रकार का कोई नई चीज अपने जोड़नी है, उनमें कोई पुराना कोई है हटाना है या नया कोई चीज संशोधन उसमें करनी है, तो वो सारी शक्तियां किसके पास है? संसद के पास है। संसद ही मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। विधानमंडलों के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन करेंगे। तो ये बात है आर्टिकल 35 के अंदर। तो ये अपना मूल अधिकार टॉपिक जो है वो कंप्लीट है भाई। अनुच्छेद 35 तक हमने पढ़ा, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार सबसे पहले नागरिकों को अधिकार जो दिए गए वो ब्रिटेन द्वारा दिए गए, और मूल अधिकार यदि सबसे पहले किसी देश द्वारा दिए गए तो वो अमेरिका थी। भारतीय मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6, जिसको अपने अनुच्छेद 12 से 35 तक जिनकी बात की, अपने 6 मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14 से 32 तक अपने 6 मूल अधिकार पढ़े, और कुछ चीजें उनसे एक्स्ट्रा 33, 34, 35 और अनुच्छेद 12 और 13 के अंदर भी हमने पढ़ी। तो ये मूल अधिकार है। तो ये मूल अधिकार टॉपिक अपना कंप्लीट है। उसके बाद में अगला टॉपिक अपना नीति निर्देशक तत्व रहेगा, वो अगली क्लास में